नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस स्टडी चैनल पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टूडेंट 10th क्लास में है, उन सभी के लिए ये नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हम आज आपके लिए एक चैप्टर लेके आए हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जीवों में जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? देखिए, जनन की वह विधि होती है जिसमें नर एवं मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिनके मिलने से नई संतान का निर्माण होता है। वह जनन कहलाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन है वो दो जनन द्वारा उत्पन्न संतान होती है, संतति होती है, उसमें कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे किसी जाति समूह में पाए जाने वाली विविधताएं उपजाति या सबकास्ट के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती हैं। जैसे अब एक नोट डालना है इसमें कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दोनों जीव पहले युग्मक का निर्माण करते हैं, जिनमें डीएनए की मात्रा पैतृक कोशिकाओं की अपेक्षा आधी हो जाती है। पैतृक जो आपके माता पिता है, उनकी कोशिकाओं से आधी हो जाती है। जब नर और मादा युग्मक आपस में संयुग्मन या संयोजन करते हैं तो युग्मन जाइगोट का निर्माण होता है। पादप कौन से होते हैं? जो एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी, जिसके नर जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, जैसे बाह्य दल, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पुष्प और जननांग है। इनमें जनन कोशिकाएं बनती हैं। देखिए दोस्तों, बाह्य दल होता है, उसको हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। और जो दलपुंज होता है उसे करोला, और पुंकेसर जो नर जननांग होते हैं उनको कहते हैं पुमंग या एंड्रोसियम। स्त्री केसर पुष्प का जायांग या गाइनोसियम होता है। अब देखिए दोस्तों, हम पुष्प में सबसे पहले हम एक लिंगी पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे। जब पुष्प में केवल एक जननांग पुंकेसर और स्त्रीकेसर ही उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। जैसे पपीता, तरबूज, इनमें क्या होते हैं? केवल जननांग पुंकेसर और स्त्रीकेसर, इनमें से दोनों में से एक होता है। वो पुष्प क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे दूसरा आता है उभयलिंगी पुष्प। जब पुष्प में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प। इनमें उभयलिंगी मतलब दोनों लिंग हैं उसमें प्रेजेंट है। जैसे गुड़हल का आपने देखा होगा, उसमें नर जननांग और मादा जननांग जैसे स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों उसमें उपस्थित होते हैं। जैसे एक नोट डाल के लिखना कि पुंकेसर होते हैं वो नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। पुंकेसर होते हैं वो परागकण बनाते हैं। ये प्राय पीले रंग की गोल संरचना होती है। पीले होते हैं और इसकी संरचना होती है वो गोल होती है। पुष्प को छूने पर हाथों और पीले रंग का पाउडर सा लग जाता है। जब भी आप उसकी गुड़हल के पुष्प को या सरसों के पुष्प आप छूते हो, छूने से क्या होता है? आपके हाथ पे चिपचिपा सा एक द्रव्य लग जाता है। जो पीला रंग का पाउडर होता है वो क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और नर जननांग होते हैं, वही परागकण होते हैं। स्त्री केसर में देखिए पुष्प के केंद्र में उपस्थित होते हैं। ये पुष्प का जो केंद्र होता है उसके अंदर उपस्थित होते हैं और ये मादा जननांग कहलाते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। आधारीय भाग होता है वो फूला हुआ अंडाशय, बीच में मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र। प्रायी वर्तिकाग्र होता है वो चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में क्या होती है? एक अंड कोशिका एग सेल होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक जो मेल गैमेट है, अंडाशय कोशिका मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। संलयित मतलब संयोजित हो जाता है कोशिकाओं में। इसे युग्मन या निषेचन भी कहा जाता है। उससे युग्मन जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पुष्प के जो मैंने भाग बताए थे कि कितने भाग होते हैं, उसमें सबसे पहले आता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में हम कहते हैं कैलिक्स। ये है पुष्प के सबसे बाहर की ओर स्थित होते हैं और ये कलिका अवस्था में पुष्पीय अंगों की क्या करते हैं? प्रोटेक्ट या रक्षा करते हैं। दलपुंज इसके बाद में आता है सेकंड दलपुंज। दलपुंज को इंग्लिश में करोला कहते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं और ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं।
तीसरा पार्ट आता है पुंकेसर। पुंकेसर ये पुष्प के नर जननांग होते हैं। पुंकेसर के परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। जैसे पुंकेसर होते हैं, एक स्त्री केसर होता है, एक पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, मेल मेल गेमेट होते हैं, मेल जननांग होते हैं, नर जननांग होते हैं, उसमें परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। स्त्री केसर पुष्प के मादा जननांग कहलाते हैं। स्त्री केसर होते हैं वो मादा जननांग होते हैं और इसमें अंड अंड मतलब कि एग सेल या एग कि दोस्तों आता है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। स्व मतलब स्वयं, जैसे देखिए इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण में क्या होता है, देखिए एक पौधे से दूसरे पौधे पर, जैसे एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। इसमें परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है, उसमें परागकणों के नष्ट होने की संभावना है वो सबसे ज़्यादा या अधिक होती है। इसमें स्वपरागण में इससे उत्पन्न बीज कम ओजस्वी होते हैं और परपरागण में इसमें उत्पन्न बीज अधिक ओजस्वी होते हैं। इसके बाद में दूसरा अंतर है कि इस क्रिया में विभिन्नताओं की संभावना कम होती है और इस क्रिया में विभिन्नताओं की संभावना बढ़ जाती है। परपरागण में मतलब क्या होता है कि जो विभिन्नताएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और स्वपरागण में क्या होता है, जो विभिन्नताएं हैं वो सबसे कम या बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। इसके बाद में आता है कि मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। जैसे हमने पढ़ा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में एक लिंगी पुष्प में, उसके बाद में इसमें स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ये हमें क्या करने हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास नोट्स नहीं है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बताना कि मेरे को पीडीएफ चाहिए, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा जिससे आप पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट मानव में लैंगिक जनन। जैसा कि हम सभी जानते हैं आयु के साथ साथ मानव शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे आपने पिछली जो कक्षा 2 से 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है। इस दौरान दूध के दांत होते हैं वो हमारे गिर जाते हैं और स्थायी दांत आ जाते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों नर जनन तंत्र। नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग होते हैं। इसके नर जनन तंत्र के मानव नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे वर्षण, वर्षण कोश, अधिवर्षण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी व शिशन। ये 6 अंग होते हैं जिसमें सबसे पहले आता है वर्षण। पुरुष में एक जोड़ी वर्षण उदर गुहा से बाहर थैले जैसी संरचना या वर्षण कोश में स्थित होते हैं। प्रत्येक वर्षण के अंदर अनेक अत्यधिक पतली तथा कुंडलित नलिकाएं होती हैं। इनमें स्थित शुक्र जनन कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणु का क्या करता है, निर्माण करता है। वर्षण जो आप सभी जानते हो। अधिवर्षण में क्या होता है, देखिए दूसरा पॉइंट आता है अधिवर्षण। अधिवर्षण वर्षणों के ऊपर स्थित एक अति कुंडलित नलिका होती है। जो शुक्राणु वर्षण से इन नलिकाओं में आते हैं, जो शुक्राणु है वो वर्षण से जो कुंडलित नलिकाएं होती है इनके द्वारा आते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है शुक्रवाहिनी। अधिवर्षण का अंतिम छोर होता है वो एक सकड़ी मतलब सकड़ी या सकरी नली में खुलता है, इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की शुक्रवाहिनियां होती हैं जो उदर गुहा में प्रवेश करके शुक्राशय से मिल जाती हैं। शुक्राशय, इसके बाद में चौथा पॉइंट आता है शुक्राशय। शुक्राशय थैलेनुमा संरचना होती है। शुक्रवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर मूत्र नली के साथ एक लूप बनाती है और शुक्राणु में खुलती है। शुक्राशय में शुक्राणु एकत्रित हो जाते हैं। जो शुक्राशय होता है इसमें शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं। शुक्राशय में एक पोषक तरल पदार्थ है वो सिक्रेशन होता है या स्रावित होता है। शुक्राणु सहित इस तरल को वीर्य कहा जाता है। इसके बाद में आता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या होती है, एक शुक्राशय एक सक्रिय नली के द्वारा, जिसे स्खलन नलिका कहते हैं, मूत्राशय के सक्रिय मार्ग में खुलता है। यह पुरुष में मैथुन क्रिया के लिए मूत्र मार्ग एक मांसल
अंग सिसन में स्थित होता है। बाद में एक छोटे से छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, इसे मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। इसके बाद में आती है इसमें सहायक ग्रंथियां। देखिए इसमें कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती हैं। उपयुक्त अंगों के अतिरिक्त पुरुषों में प्रोस्टेट, कार्पस, पीनियल ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो क्या करती हैं, अपने अपने स्राव वीर्य में स्रावित करती हैं और शुक्राणु की सुरक्षा करती हैं। शुक्राणु होते हैं उनकी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है या सुरक्षा। इसके बाद में आता है दोस्तों मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि भाग, बैथोलिन, बर्थोलिन ग्रंथि। इसमें सबसे पहले आता है अंडाशय। स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और ये अंडाकार भूरे रंग की संरचनाएं होती हैं, जो उदर गुहा में गर्भाशय में दोनों ओर एक एक करके स्थित होते हैं। अंडाशय में अंड जनन की क्रिया द्वारा अगुणित अंड का निर्माण होता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है अंडवाहिनी। दोनों अंडाशयों के समीप में स्थित जालरदार मुखिका एक एक अंडवाहिनी निकलती है, जो मध्य भाग में फैलोपियन नलिका कहलाती है। दोनों ओर की नलिकाएं गर्भाशय के ऊपरी भाग में खुलती हैं। तीसरा पॉइंट आता है गर्भाशय। गर्भाशय होता है एक मांसल संरचना होती है, एक मांसल मांसपेशियों से बनी एक संरचना होती है, जिसका ऊपरी भाग होता है चौड़ा तथा निचला भाग होता है सकरा। दोनों ओर की अंडवाहिनियां गर्भाशय के चौड़े भाग में ऊपर की ओर खुलती हैं। इसके बाद में आते हैं योनि। गर्भाशय का एक निचला भाग सक्रिय एवं लचीली मांसल नलिकाओं में खुलता है, जिसे योनि कहते हैं। मैथुन के समय पुरुष का वीर्य इस नलिका में स्खलित या सिक्रेशन होता है और गर्भाशय मुखिका से होते हुए शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में आती है भग या योनि बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा खुलती है, जिसे भग कहते हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसके दोनों ओर दो मांसल ओष्ठ होते हैं। दोनों ओष्ठों के जुड़ने के स्थान पर ऊपर की ओर एक भाग सेशन होता है। बर्थोलिन ग्रंथि। इसके बाद में आती है बर्थोलिन ग्रंथि। एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ है, वो स्त्रावित या सीक्रेट करती है। यह तरल पदार्थ मैथुन को सुगम बनाता है तथा शुक्राणु की जीवाणु से रक्षा करता है। इसके बाद में आता है क्या होता है अंड का निषेचन। जब अंड का निषेचन नहीं होता है। देखिए जब क्या होता है, जब अंडाणु है उसका निषेचन नहीं होता है। देखिए यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की प्रति माह तैयारी करता है। इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसको पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस प्रत्यय जो लेयर है इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह पर धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूट जाती है और इस चक्कर में लगभग 1 माह का समय लग जाता है तथा इसे रजोद्रम कहते हैं, जिसे हम मासिक चक्र भी कहते हैं। इसकी अवधि 2 से 8 दिनों की या 1 सप्ताह की होती है। इसके बाद में आता है जनन स्वास्थ्य। लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भ धारण की संभावना सदैव बनी रहती है। गर्भ धारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है, और यदि वह गर्भ धारण के लिए तैयार नहीं है तो इसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भ धारण को रोककर स्वास्थ्य को बनाए रखना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब देखिए गर्भ धारण को रोकने के उपाय। इसमें रोधक विधियां आती हैं, जैसे इसमें कंडोम या डायफ्राम का उपयोग किया जाता है। ये युक्तियां शुक्राणु को अंडाणु से मिलने में रोधक का कार्य करती हैं, जिसे निषेचन नहीं होता है। इसके बाद में आते हैं दूसरी रासायनिक विधियां। गर्भ धारण की जो रोकने की विधियां है, दूसरी है रासायनिक विधियां। सगर्भता को रोकने में महिलाएं 2 प्रकार की गोलियों का उपयोग करती है। ये गोलियां कौन कौन सी होती है, देखिए मुख्य गोलियां तथा योनि गोलियां। ये गोलियां शुक्राणु और अंडाणु को निष्क्रिय कर देती हैं। दूसरा आता है शल्य विद्या। इस विधि में पुरुष नसबंदी या स्त्री नसबंदी कराई जाती है। इसके बाद में आता है दूसरा अंतः गर्भ निरोधक गोलियां। चिकित्सकों द्वारा कॉपर टी का रोपण गर्भाशय के अंदर करने से गर्भ धारण क्रिया नहीं होती है।
तो दोस्तों, आप सभी को ये नोट्स कैसे लगे इस और आपको किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको अगर इस पीडीएफ की लिंक आपको नीचे चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।